तो प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और उन दौरों की झलक जो है वो देवभूमि में भी नजर आई, जहां प्रधानमंत्री ने 17,500 करोड़ की लगभग 23 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको लेकर उन्होंने तैयारियां की हैं, जिनको उन्होंने सौगात के तौर पर देवभूमि के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ उनसे हल्द्वानी के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पीएम ने कहा हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। पीएम मोदी ने हल्द्वानी में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अफवाह फैलाई है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला कि पहले की सरकारों ने उत्तराखंड का विकास नहीं किया और राज्य को विकास से वंचित रखा। हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती है। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने 2 धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड को 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इससे पहले पीएम मोदी जब 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने उत्तराखंड पहुंचे, हल्द्वानी पहुंचे, सड़क पर खड़ी भीड़ ने उनका हाथ हिलाकर स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन सभी का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी की वो सड़क जहां से प्रधानमंत्री का एक काफिला गुजरा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जहां एक तरफ उत्तराखंड को 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है, वहीं उसके साथ ही देखिए प्रधानमंत्री जब वहां से गुजर रहे थे तो कैसे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में जमकर वार पलटवार हो रहा है। जिन्ना पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में जिन्ना का नहीं, गन्ने का काम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश है।
अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना 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 करते हैं। अरे भाई जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहां पर गन्ने का काम है। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, यहां पर हम लोगों ने यहां के देवी के स्थानों के भी कार्यों को उसमें लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जोड़ा है। धार्मिक स्थलों को भी जोड़ा है, आस्था का सम्मान भी किया है। यह पैसा पहले कहां चला जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में। आज कब्रिस्तान की बाउंड्री में नहीं जा रहा है। आज यहां पर देवी के स्थानों का, धार्मिक स्थानों का पुनरुद्धार करने, जीर्णोद्धार करने, सुंदरीकरण में पैसा खर्च हो रहा है। आस्था को सम्मान देने का कार्य हो रहा है और यह आस्था का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। कानपुर और कन्नौज में हुए कैश कांड पर भी अमित शाह और सीएम योगी हमलावर नजर आए। उन्होंने यूपी में कैश कांड पर अखिलेश और मायावती पर जमकर निशाना साधा। ये हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार की नोटों से बोरे भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज पूछना चाहता हूं, सरकार तो वही है, चेहरे बदले। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था? कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था? उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, गरीब का पैसा हड़प जाते थे और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। और इस वक्त की बड़ी खबर महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले धर्मगुरु कालीचरण से जुड़ी हुई। कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर रायपुर में अलग अलग थानों में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद रायपुर पुलिस खजुराहो पहुंची और कालीचरण को गिरफ्तार किया गया। कालीचरण पर राजद्रोह का केस भी चलेगा। तो कालीचरण तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उस पर एक अलग तरह की सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल कालीचरण की सियासत के गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें इस मामले पर आमने सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण की रिहाई को लेकर एक मुहिम छेड़ी हुई है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने ट्विटर पर #रिलीज कालीचरण महाराज नाम से मुहिम चलाई है और इसमें कालीचरण को रिहा करने की मांग करते हुए उन्होंने दलील दी है कि ये गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई इनकी? थाना टिकरापारा में FIR 578/21 जो कालीचरण के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी, उसकी आज सुबह 4 बजे खजुराहो के पास से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में, वहाँ के पास में एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ पे किराए पे रूम लेके रुका हुआ था। वहाँ से आरोपी की गिरफ्तारी आज सुबह रायपुर पुलिस ने करी है। सर, राजद्रोह का भी क्या मामला उस पर दर्ज किया गया है? जिस तरह से बातें चल रही थी और अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला था, राष्ट्रपिता पर ये पूरी जो अशोभनीय टिप्पणी था। जो इनिशियल कंप्लेंट आई थी उस पर 294 और धारा 505(2) के तहत FIR दर्ज की गई थी। बाद में और भी जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका बयान लिया गया और कालीचरण के पूरे वीडियो का सीजर किया गया है। उस पूरे वीडियो के बेसिस के आधार पे कुछ और धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसमें 153A, 153B, 295A, 505(1)A और 124A इस धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं। और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गेस्ट हाउस के संचालक को भी हिरासत में लिया, जिसके बाद गेस्ट हाउस के संचालक ने बताया, उसके परिवार के सदस्य बताया कि रात 2 बजे पुलिस ने ये छापेमारी की। पास रात में आए थे। अच्छा। और पुलिस पहले से बैठी हुई थी, वेट कर रही थी उनका। सुबह वैसा आए जैसे 2 बजे रात में जहाँ से भी आए हों, तो बस आए जैसे बस सब लोगों ने पकड़ लिए, बस ले गए उनको। कौन थे, क्या इनके ऊपर? सर हम जी नहीं जानते कौन है क्या है, वो हमें नहीं पता कौन थे, वो हमको नहीं पता कौन थे। क्या पुलिस ने किसी के आपके घर में तलाशी ली है क्या? हाँ देखे थे उनने, जैसे वो आए वैसे हमने पकड़ लिया। 2 लोग उनके साथ वाले हैं, वो गाड़ी में बैठ गए। तो क्या बमीठा पुलिस ने उनको हिरासत में लिया? नहीं, वो आई थी रायपुर से आई थी। साथ वाले कौन है उनके? 2 गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा, तो अभी पुलिस के साथ? जी सर।
महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और इसी महीने 26 तारीख को रायपुर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था और इसी धर्म संसद में कालीचरण ने बापू के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। कालीचरण ने न सिर्फ गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे थे बल्कि गोडसे की प्रशंसा भी की थी। हालांकि बाद में कुछ संतों ने कालीचरण के बयान का विरोध भी किया था और खुद को धर्म संसद से अलग कर लिया था। कालीचरण के विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में अलग अलग थानों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। इतना ही नहीं, बयान पर विवाद बढ़ने के बाद भी कालीचरण ने माफी मांगने से इनकार किया था। कालीचरण ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा था कि उससे अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। बापू के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर विवाद भी शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उधर रायपुर पुलिस पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, किस बात को लेकर ऐतराज? तरीके पर ऐतराज। तरीका है वो ठीक नहीं है। कोई नक्सलाइट थोड़ी पकड़ने आए थे वो। अगर बता देते थाने को, पहले नहीं बताया तो बाद में बता देते। ये तरीका क्या है? ये ऊहापोह की स्थिति पैदा करें। अब आप रात में 3 बजे सर्दी में सन्नाटे में आए कि कल को कोई पुलिस के नाम पे कोई भी घुस जाएगा, तरीका ठीक नहीं है। लेकिन सर, महात्मा गांधी के खिलाफ भी तो बोला था। इसलिए तो केस लगा था। जमानती धाराएं थी, नोटिस भी दे सकते थे। कोई बना थोड़ी कर रहा है। गलती की तो, अपराध किया तो उस पर केस लगा। आपकी पुलिस को सूचना थी? नहीं, मैं वही तरीके की बात कर रहा हूँ। जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं था। पहले नहीं दी तो बाद में दे देते। हालांकि ऐसे कोई संगीन अपराधी को पकड़ने नहीं आए थे वो। आप क्या करेंगे सर? मैंने अपने डीजीपी को कहा है कि वहाँ विरोध दर्ज कराए, वहाँ के डीजीपी से। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधान के हिसाब से ही कार्रवाई हुई है। राज्य के नियमों का उल्लंघन हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का आरोप है कि जानकारी नहीं दी गई मध्य प्रदेश को। मुझे इस बात का संतोष है, जो मैंने जनता से वादा किया था उसे गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो। गांधी जी जो सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और समानता के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महात्मा के लिए जो अपशब्द कहे गए थे, उसे गिरफ्तारी, इस बात का मुझे संतोष है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, किसी नेता ने गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर कोई निंदा नहीं की गई। और जब कालीचरण की गिरफ्तारी हुई तो अचानक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री प्रकट होते हैं। तो मैं नरोत्तम मिश्र जी से पूछना चाहता हूं कि कालीचरण की गिरफ्तारी से प्रसन्न है कि दुखी है? सवाल इस बात का है। प्रक्रिया की बात है तो उसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 24 घंटे के भीतर में कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके परिवार वालों को भी बता दिया गया था, उसके वकील को भी बता दिया गया था। वकील को आपत्ति नहीं है तो गृह मंत्री क्यों आपत्ति होना चाहिए? लेकिन नरोत्तम मिश्रा फिर बयान दे क्यों रहे इस तरह का? इसका मतलब यह है कि मुंह में राम बगल में छुरी। गांधी की बात करते हैं लेकिन गोडसे मुर्दाबाद नहीं कर सकते। गांधी को स्वीकार करने की बात करते हैं लेकिन गोडसे मुर्दाबाद की बात नहीं करते। करके बताए तो यही जो नफरत फैलाने वाली, जहर फैलाने वाले लोग हैं, उसको पीठ पीछे ये लोग पर्दे के पीछे से बढ़ावा देते हैं और उसी कारण से ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई। आपने बार बार दावा किया था, नेशनल मीडिया में भी बार बार दावा कर रहे थे कि कालीचरण की गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी और हुई भी।
क्या मध्य प्रदेश पुलिस से किसी तरह का सहयोग लेने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की? आपने कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। पूरी कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस की थी या मध्य प्रदेश की पुलिस से आप लोगों ने सहयोग लेने की कोशिश की थी? ये सवाल तो उस समय भी उठाया जाना चाहिए जब उत्तर प्रदेश के अपराधी मध्य प्रदेश में पकड़े गए या बिहार में पकड़े गए, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया? आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्यों? नहीं चाहते थे? क्या नहीं चाहते हो कि कालीचरण की गिरफ्तारी हो? सवाल तो इस बात का है। अंतिम सवाल करूंगा, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का धर्म संसद, जिस तरह से कालीचरण ने महात्मा गांधी के खिलाफ बयान दिया, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, आने वाले वक्त में इस तरह के धर्म संसद के आयोजन से पहले सोचा जाएगा कि इस तरह का बयान न हो? देखिए, धार्मिक आयोजन पे रोक बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लेकिन आयोजन की बात नहीं, लेकिन इस तरह के लोग अगर बयान देते हैं उन पे नजर रखी जाएगी। इस तरह से मामला तूल नहीं पकड़ेगा। सरेआम महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया जाता है, तो यदि अमर्यादित बयान देंगे तो जैसे कालीचरण जी को पकड़ा गया उसी प्रकार से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी नरोत्तम मिश्रा के बयान पर नाराजगी जताई, साथ ही जांच के बाद कालीचरण पर कार्रवाई का भरोसा दिया। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले संत कालीचरण को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साहू जी, गिरफ्तार हो गई है, क्या कार्रवाई है? कथित संत कालीचरण को आज सुबह 4 बजे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम में वो जहाँ छुपा था, वहाँ से हमारी पुलिस ने सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करके उसको चूँकि नियम है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना, तो उसको लाया जा रहा है रायपुर। यहाँ ला करके उसको कोर्ट में पेश करेंगे। धर्म में वृद्धि हुई है, उसी के साथ ही हमने देखा है कि वहाँ ओवरऑल जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी वृद्धि नोट की गई है। जैसे कि 9 दिसंबर वाले हफ्ते में जब वहाँ पर 4,463 के करीब वीकली केसेस आ रहे थे, वह ऑलमोस्ट करीब 3 गुना बढ़कर अब 13,220 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं वेस्ट बंगाल में भी 1.61% केस पॉजिटिविटी अब बढ़कर 3.1% के करीब हो गई है, यानी कि इन्फेक्शन के स्प्रेड में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है। और साथ ही अगर हम देखें कि जहां 23 दिसंबर वाले हफ्ते में करीब 3,700 के करीब केसेस आए थे, वह पिछले हफ्ते में बढ़कर अराउंड 4,442 केसेस की संख्या नोट की जा रही है। इसी तरह से अगर हम केरला में देखें तो पिछले हफ्ते जहां वहां पर केस पॉजिटिविटी 0.58% थी, उसमें भी एक बढ़ोतरी 0.75% के करीब पिछले एक हफ्ते में नोट की गई है। और इसी के साथ ही केसेस की संख्या में भी एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। दिल्ली का केस अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां दिल्ली में एक महीने पहले करीब 0.11% केस पॉजिटिविटी थी, वह बढ़कर अब करीब 1% के करीब हो गई है। और साथ ही एक पैरेलल विषय के रूप में हमने देखा कि जहां 9 दिसंबर तक 541 केसेस आ रहे थे, वह ऑलमोस्ट 4.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब 2,587 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम देखें कर्नाटका में पिछले एक हफ्ते में जहां केस पॉजिटिविटी 0.31% थी, उसमें बढ़कर 0.52% हो गई है। इसी तरह से अगर 2014 केसेस अगर 23 दिसंबर वाले सप्ताह में नोट किए गए तो वह भी बढ़कर 2,533 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। गुजरात में भी इसी तरीके से 0.19% केस पॉजिटिविटी बढ़कर अब 0.54% हो गई है। और अगर पिछले एक हफ्ते के डेटा को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 495 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह बढ़कर 3.4 टाइम्स यानी कि 1,711 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। हम यह विषय आप सबके सामने इसलिए बताना चाहते हैं कि अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो ओवरऑल देश के अगर नंबर आज भी हमें लिमिटेड दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ इमर्जिंग एरियाज ऑफ कंसर्न है और जरूरत है कि उन एरियाज में हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड कार्य करते रहें। इसी तरीके से हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है। जैसे मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1,392 से बढ़कर 6,787 केसेस हुई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। पुणे में भी इसी तरह से काफ़ी अधिक संख्या में केसेस और एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है।
महाराष्ट्र में सिमिलर वे में अगर आप देखें तो थाने में भी राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। बेंगलुरु अर्बन में कंटिन्यूड बेसिस पर राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। चेन्नई में भी इसी तरीके से 1039 केसेस की बजाय 1720 केसेस या एक हफ्ते में वृद्धि नोट की गई है। मुंबई सबअर्बन हो, गुड़गांव हो, अहमदाबाद हो या नासिक हो, इन सभी जिलों में भी एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से संपर्क किए हुए हैं और रिक्वायर्ड एडवाइस इन टर्म्स ऑफ कि क्या एक्शन लिया जाए फील्ड पर कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाए, उस पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ जब हम देश की परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, आज जरूरी है कि हम ग्लोबल परिस्थिति को भी समझें और उसमें हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया में करीब 2 करोड़ 68 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं और ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 10 लाख से अधिक केसेस पूरी दुनिया में नोट किए जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे मुख्य इशू यह है कि अगर आप देखें कि जो सर्जेस पूरी दुनिया में नोट की गई हैं, तो जहां एक समय सर्ज में 8,92,000 के करीब केसेस थे, जो कि हमने जनवरी 2021 में नोट किया। इसी तरह अप्रैल के माह में 9 लाख के करीब केसेस एक सर्ज के रूप में नोट किया गया और 6 अगस्त के समय पर जहां 8,20,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते थे, उनको नोट किया गया। तो अगर पिछले 24 घंटों का डेटा हम वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करें तो एक एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होकर आता है कि करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। और इसको फर्दर अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो देखते हैं कि जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि अराउंड 58% ऑफ जो दुनिया के सारे कोविड केसेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में, वो उन 4 देशों से आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स से अराउंड 28.8%, यूके से 12.5%, फ्रांस से 10.1% और स्पेन से 6.7%। यहाँ मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली यही कंट्रीज हैं, ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 1,21,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह 4 हफ्ते होते होते 3 लाख के करीब पहुंच गया है। और जो एक मुख्य विषय है कि अगर हम पिछले 24 घंटे का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर 5,12,000 केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 टाइम इंक्रीज इन केसेस और हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1,30,000 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए और पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इज कि वहां पर 3,19,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फ्रांस में भी केसेस 2.25 टाइम्स बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर और 2 लाख से अधिक केसेस पिछले 24 घंटे में फ्रांस में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम स्पेन का डेटा देखें तो पाते हैं कि वहां पर 6.7 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस पिछले एक महीने में नोट किया गया है और ओवरऑल 69,000 केसेस इस पर्टिकुलर कंट्री में नोट किए जा रहे हैं। यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि जिस तरह से वायरस का इन्फेक्शन का स्प्रेड हम पूरी दुनिया में नोट कर रहे हैं, जरूरी है कि इंडिया जो अभी तक हमारी सिचुएशन है उसको समझते हुए हमें फील्ड लेवल पर क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, हमें इन्फेक्शन स्प्रेड को कैसे रोकना है, उस पर हमें कंटिन्यूड मिशन मोड पर कार्य करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम सबको पता है कि पिछले कुछ एक माह से हमारे सामने नए चैलेंज के रूप में एक न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन भी डिटेक्ट किया गया है, जिसकी अगर ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से मुख्यतः डेथ करीब 53 डेथ यूनाइटेड किंगडम, 1 यूनाइटेड स्टेट्स, 4 जर्मनी और 1 ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट की गई है। और अधिक केसेस की संख्या को अगर हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अधिकतम केसेस यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक और एरिया ऑफ कंसर्न हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। इसमें यहाँ देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन कई देशों में अब जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वहां पर ओमिक्रॉन की परिस्थिति, यानी कि जितने वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग किए जा रहे हैं उसमें कितने % सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस डेटा को अगर हम देखें तो पाते हैं कि साउथ अफ्रीका में 96% केसेस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में 59%, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 41% और फ्रांस में करीब 11% ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि जहां एक तरफ एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में साउथ अफ्रीका में केसेस में एक
सर्ज के बाद फिर से केसेस में कमी नोट की जा रही है। ऐसा लगता है कि केसेस की संख्या में एक विजिबल कमी आई है, लेकिन उसी के साथ ही और दूसरे देश है, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो और फ्रांस हो, वहां पर अभी भी एक कंटिन्यूड सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है।